हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक है, अपने अपने घरों में सेफ है। जैसे कि हमने बोला था 10th स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग मैथ्स और साइंस के सारे चैप्टर्स 1 एंड 2 दोनों पार्ट्स के सारे चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमने साइंस 2 लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसका चैप्टर नंबर 1 था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसका लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले अपलोड किया है, जिसमें हमने देखा था डीएनए, आरएनए और जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये तीनों स्टेप्स मैंने अच्छे से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जेनेटिक्स का पार्ट है। उसका पूरा लेक्चर नंबर 1 का वीडियो अपलोडेड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो वीडियो पहले आप लोग देख लो, जिसमें ये हेरिडिटी का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से डिटेल में समझ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जिसपे हम लोग देखने वाले हैं इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन ये जो है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने को। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें हमको इवोल्यूशन कैसे हुई, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस कैसा था, डार्विन्स ने क्या क्या थ्योरीज दी, लैमार्क ने क्या थ्योरीज दी, एविडेंसेस क्या क्या थे, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। 10th स्टैंडर्ड के लिए 9th स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ट ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जो अपेंडिक्स है ये हमने बहुत बार सुना है इसका नाम, कि किसी का ऑपरेशन हो जाता है अपेंडिक्स का, किसी को इसकी तकलीफ हो जाती है। ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। वैसे देखा जाए इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम करेंगे तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में आज ह्यूमन बींग्स को कुछ भी यूज नहीं है। इट्स टोटली अनफंक्शनल, कुछ भी यूज नहीं है। बट हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मंकी लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, इनको ये अपेंडिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता था। इसको आज हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? तो वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा होता है कि दैट ऑर्गन इज नॉट यूजफुल इन अवर बॉडी, but the same organ can be useful in different other organism। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, अभी इसका यूज एक्चुअल में क्या है? तो जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, मंकी लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, जो हम लोग आगे अभी ह्यूमन इवोल्यूशन में देखने वाले हैं, वो क्या करते थे? वो प्लांट मटेरियल खाते थे। उनका जो मेन फूड था वो अनकुक फूड वो खाते थे। आज हम लोग नहीं खा रहे, लेकिन हमारे एंसेस्टर उनको खाते थे। प्लांट लाइक मटेरियल था, पूरा ग्रास मटेरियल था। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें ज्यादा कंटेंट होता है सेलुलोज का। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो अपेंडिक्स है ये यूजफुल था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पका हुआ खाना खा रहे हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ, उसके बाद में आज हमको इस अपेंडिक्स का यूज नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि आज भी हम लोग कुछ प्लांट लाइक मटेरियल खाते हैं, तो हमारे बॉडी में सेलुलोज का क्या होता है? तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस सेलुलोज। ये जो सेलुलोज है ये डायरेक्टली जैसे का वैसा हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, तो अभी ये जो रिमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स है, ये रिमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स में ये अपेंडिक्स का यूज होता है, क्योंकि वो पूरा प्लांट मटेरियल खाते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल खाते हैं, अनकुक मटेरियल खाते हैं। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज उनके इसमें है। इसके लिए इनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। द ऑर्गन विच इज नॉट यूजफुल इन अवर बॉडी बट दैट कैन बी यूजफुल इन अदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर अवर विजडम टीथ्स आर रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड। ऐसे कुछ विजडम टीथ्स दिखते, देखो डायग्राम्स में मैंने दिखाया है आपको। ठीक है, इसको हिंदी मराठी में हम लोग अक्कल दाढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अक्कल दाढ़ होती है इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स को अभी यूजफुल है क्या? तो इसका भी आंसर है नो। व्हाई नो? बिकॉज ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही है। ठीक है,
जिस टाइम पे ह्यूमन का अच्छे से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हम लोग पका हुआ खाना नहीं खाते थे, हार्डकोर मटेरियल हम लोग खाते थे जिसको च्यूइंग करने में कुछ स्ट्रांग टीथ्स का जरूरत था। तो उस केस में ये जो विजडम टीथ्स है ये आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं, ठीक है। विजडम टीथ्स आर द थर्ड एंड फाइनल सेट ऑफ मोलार्स दैट मोस्ट पीपल गेट इन देयर लेट टीन्स और अर्ली 20s। मतलब बहुत बाद में ये आएंगे, प्यूबर्टी के बाद में आते हैं, लेकिन इसका अभी एक्चुअल में यूज हमको नहीं है, इसके पहले हम इसका यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिड ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट? ठीक है, ये डायनासोर जो है ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में बहुत सारी दंतकथाएं हमने सुनी है, मिथ्स सुने हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज भी है, हम पिक्चर्स में इनको देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ डायनासोर जो थे वो लिविंग वर्ल्ड, एज अ लिविंग वर्ल्ड अर्थ पे इवॉल्व थे, लेकिन डे बाय डे इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब ये पूरे मर गए, खत्म हो गए। अभी इसका रीजन जो है, ये इसका रीजंस मतलब बहुत कुछ डिफरेंट थ्योरीज इनके ऊपर है, बहुत सारे कुछ पॉसिबल रीजंस इनके ऊपर बताए जाते हैं, लेकिन एक आइडियल रीजन ऐसा बोला जाता है कि मेटियोर्स जो है, ऐसा मेटियोर्स एक कोलाइड हुआ अर्थ पे, और कोलाइड होने के बाद में बहुत बड़ी डस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। और वो डस्ट फॉर्म होने के बाद में जो सनलाइट है वो सनलाइट कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो उस केस में ये जो डायनासोर से ये खुद को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसको नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, जो डार्विन का लॉ है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये जो डायनासोर्स है वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर पाए, मतलब एक्सटर्नल सराउंडिंग को खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो उस केस में इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये जो सारे डायनासोर्स है ये एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड गेटिंग एक्सटिंक्ट? ये जो लिविंग वर्ल्ड के अर्थ पे जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको देखते हैं, हम लोग देखते हैं, जिसमें बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये सारे बर्ड्स और एनिमल जो है इनके बहुत सारे स्पेसीज जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बर्ड्स है कि जो हम लोग अभी नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे थे? उनके बहुत सारे रीजंस है। ये लास्ट ईयर भी हमने देखा था, उसका सबसे बड़ा रीजन तो है हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट मतलब क्या? उनका रहन सहन, उनकी रहने की जगह। ये हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उनका हैबिटेट छीन रहे हैं, उनका हैबिटेट हम लोग ले रहे, ठीक है। तो उनको रहने को जगह नहीं मिल रही है। सेकेंड रीजन उनका बोल सकते हैं हम लोग की पोल्यूशन होता है, बहुत सारा पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि साउंड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। तो ये जो पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन को ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बर्ड से, एनिमल से रेयर होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट देमसेल्फ विद द सराउंडिंग, ठीक है। तो पोल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं, हैबिटेट हम लोग बोल सकते हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे क्या हो रहे हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे धीरे अभी रेयर होते चल रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ रिकॉल्स के क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बुक में, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस है। अभी हम लोग एग्जैक्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है। अभी इवोल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे? तो इस डायग्राम में एकदम अच्छे से पिक्चर दिया है, देखो। प्रीवियस ह्यूमन बीइंग जो थे वो ऐसे कुछ मंकी के फॉर्म में थे, फिर धीरे धीरे ऐसे हुए, फिर ऐसे कुछ इसमें इवॉल्व हुआ, फिर ऐसे इवॉल्व हुआ, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस इनमें हुई, और अभी का जो ह्यूमन बीइंग्स है कुछ ऐसे हम लोग देखते हैं, और अभी भी ह्यूमन बीइंग्स की इवोल्यूशन कैरी ऑन है, चल रही है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट वर्ल्ड पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फिर वो बर्ड्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टेप बाय स्टेप सारा इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमको समझना है कि व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है। सो इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि ये ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चेंज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लैक्स ऑफ करोर्स ऑफ ईयर्स इनको लगते हैं, लेकिन बहुत फास्ट नहीं होता है। इट्स अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच
डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है? बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बींग्स की और अदर ऑर्गेनिजम्स की स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आज भी ये इवोल्यूशन की प्रोसेस कैरी ऑन है, कंटिन्यू है। ठीक है, ऑल दी स्टेजेस in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere presence on the earth should be included in the study of evolution। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन जो है, इस इवोल्यूशन में नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड, बट वी शुड इंक्लूड सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। अभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है कि इवोल्यूशन अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, ये जो स्पेस का जो मटेरियल है, बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबको हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ठीक है, अभी अभी हमने डायनासोर का एग्जाम्पल देखा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। इसमें डायनासोर के एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से बता सकते हैं, जैसे कि अचानक से कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, जो डायनासोर्स है उसके साथ में और भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे कि वो उसको कैपेबल नहीं थे, वो खुद को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड, एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, वो नहीं समझ पाए, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। इसके लिए क्या हो गए, वो पूरे लिविंग वर्ल्ड से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन मींस व्हाट, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो एनवायरमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। एंड नेचुरल सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अभी इवोल्यूशन जो है इसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये अर्थ पे कैसे इवॉल्व हुए, इसके बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज आपको दिखेंगे। इसमें कुछ माइथोलॉजिकल ट्रूथ्स भी है, राइट। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं कि ये जो इवोल्यूशन है ये एक्चुअल में कैसे हुआ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे चेंजेस हुए और उसके क्या क्या थ्योरीज है और कैसे कैसे एविडेंसेस भी उनके हैं। ठीक है, नाउ इवोल्यूशन 3.5 billion years ago life had been non-existent on the earth। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं कि इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन अर्थ पे कैसे हुई। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसका 100% प्रूफ जो है वो किसी के भी पास नहीं है कि इवोल्यूशन ऐसे ही हुई। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से इनको थ्योरीज बताते हैं। साइंटिस्ट भी है जिसमें लैमार्क है, जिसमें न्यूटन भी है, जिसमें डार्विन है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरीज अपना इवोल्यूशन का दिया। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो आइडियल थ्योरीज है जो बुक में दिया है दैट इज डार्विन। डार्विन में क्या किया, एक एग्जैक्ट इसको कुछ प्रूफ्स भी दिए, इसने बहुत सारे रिसर्च इनके ऊपर किए। ठीक है, और कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुआ, ऐसा एक रफ कॉन्सेप्ट जो पूरा वर्ल्ड वाइड में अभी एक्सेप्टेड है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में अभी देखने वाले हैं। उसमें क्या दिया है देखो, 3.5 billion years ago life had been non-existent on the earth. At the beginning there may have been only simple elements in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those। ठीक है, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है, इसको लर्न करना नहीं है, समझ के लेना है और वो सारी स्टेप्स आपको आपके हिसाब से याद रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है। ठीक है, दिस इज यूनिसेलुलर सेल। ठीक है, अभी ये जो यूनिसेलुलर सेल है, डार्विन का क्या मानना था कि ये जो रफ एक थ्योरीज है, जो एक रफली थ्योरीज है पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है, वो क्या है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जिसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, दिस प्रोटोजोआ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन ओशनिक वाटर। ओशन में, पानी में पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मिला। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या था, तो 3 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं था। ठीक है,
प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे अवेलेबल नहीं था। तो क्या हुआ, वाटर में पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज प्रिमिटिव सेल, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। ऐसा एक प्रिमिटिव सेल जो है वो इवॉल्व हुआ। अभी वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो हमको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो अवेलेबल होते हैं अर्थ में और वाटर में, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मीन्स व्हाट, कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन, जिसमें कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जिनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक मीन्स व्हाट, कि जो कार्बन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक दूसरे के साथ में रिएक्शन हुआ, और वो रिएक्शन होने के बाद एक प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। फिर ये प्रिमिटिव सेल से क्या हुआ, एक डेवलप यूनिसेलुलर सेल फॉर्म हो गई, ठीक है। सी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स and nucleic acids may have formed over the long period from those simple compounds, ठीक है। मतलब क्या, कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनसे एक सिंपल कंपाउंड फॉर्म हुआ। फिर ये सिंपल कंपाउंड जो है इनसे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म होते गए, राइट, जैसे कि प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐसे डिफरेंट कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म हुए। फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से एक प्रिमिटिव सेल फॉर्म हो गई। देन दिस फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds, ठीक है। मतलब ये जो प्रिमिटिव सेल है, फिर इनका रिएक्शन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ हुआ, और फिर एक अच्छे से डेवलप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुआ। कहां क्रिएट हुआ, ओशनिक वाटर में, ठीक है। देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग दोज cells, and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे क्या दिया, हर जगह पे आपको ये may यूज किया हुआ दिखेगा। मतलब क्या, कि कोई भी इसमें एकदम परफेक्ट 100% ऐसा ही हुआ होगा हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी कैसे हो सकता है, एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से यहाँ पे इरेज करके बताता हूं कि क्या क्या सारी चीजें कैसे कैसे हुई। तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। नो लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्टेड ऑन दी अर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ओशनिक वाटर में, पानी में, वाटर में क्या हुआ, सम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है, जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद में कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल फॉर्म हो गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल मतलब क्या, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ऐसे कुछ मटेरियल फॉर्म हो गए, और इनसे क्या हुआ, एक प्रिमिटिव सेल फॉर्म हो गई, ठीक है, जो कि डेवलप नहीं थी, प्रिमिटिव सेल। और इस प्रिमिटिव सेल से फिर एक डेवलप अच्छे से एक यूनिसेलुलर सेल फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये जो सब फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो स्टेप बाय स्टेप हुआ, ग्रेजुअल हुआ, और बहुत स्लो हुआ। मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगे, 1-2 साल में ये नहीं हुआ। फिर ये जो यूनिसेलुलर सेल फॉर्म हो गई, मतलब सिंगल सेल फॉर्म हो गई, इसमें फिर जो खुद को एक्सटर्नल सराउंडिंग से एडजस्ट कर सके, जिसको वर्ड यूज किया है नेचुरल सिलेक्शन। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन एडजस्ट विद द एक्सटर्नल सराउंडिंग दैट आर एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ, एंड द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द एक्सटर्नल सराउंडिंग विच आर एक्सटिंक्ट इन द इवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें खुद को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एडजस्ट किया, वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में कंटिन्यू हुए, और जिसने नहीं किया वो एक्सटिंक्ट हो गए,
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अभी आज की अगर सिचुएशन देखेंगे तो एट प्रेजेंट crores ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। ठीक है, अगर आज की हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे। देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग विथ शेप्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ के शेप्स अलग अलग है, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे क्रॉस ऑफ स्पेसीज जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आज अवेलेबल है। ठीक है, सो एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर अमीबा, कैसे कैसे देखो, कुछ यूनिसेलुलर अमीबा से लेके पैरामेशियम से लेके ह्यूमन बींग्स और जायंट व्हेल तक, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आज अवेलेबल है। प्लांट्स अगर देखेंगे तो प्लांट्स में भी कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स है, जिसमें क्लोरेला है, राइट, क्लोरेला एकदम यूनिसेलुलर छोटा सा प्लांट से लेके ह्यूज बनियान ट्री तक हम लोग आज डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देख रहे हैं। ठीक है, सो द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ wherever from equator to both the poles. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. ठीक है, अगर आज हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये अगर अर्थ है तो इनके किसी भी इक्वेटर पे अगर हम लोग जा रहे हैं, कोई भी कोने में अगर अर्थ के हम लोग जाते हैं तो पानी रहे, हवा रहे, ठीक है, एयर, वाटर, लैंड, रॉक, हर जगह पे अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टम आज हमको दिख रहा है। लेकिन ये जो इवोल्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये एकदम इजीली नहीं हुआ। ठीक है, ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजंस फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी। लेकिन इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन जो है, इसने क्या किया, इसको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, फिर उसका धीरे धीरे क्या हुआ, रिसर्च स्टार्ट हुआ, फिर इवोल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हमारे सामने आई। और इस चैप्टर में हम लोग जो थ्योरी देख रहे हैं वो है डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, ऑफ विच थ्योरीज ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। ये जो थ्योरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थ्योरी सिर्फ एक्सेप्टेड है। लेकिन ऐसे अगर आप लोग देखेंगे गूगल पे अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे थ्योरीज आपको दिखेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे कुछ माइट्स इसको है, दंतकथा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना अपना थ्योरीज बताते हैं। लेकिन इस बुक में जो थ्योरी दी है वो थ्योरी अभी हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या कि सेल्स का एक थोड़ा सा प्रिमिटिव सेल जो है वो पहले ओशनिक वाटर में इवॉल्व हुआ। ठीक है, फिर उससे धीरे धीरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए, फिर ग्रेजुअली उनमें बहुत सारे कुछ रिएक्शन हुए, फिर यूनिसेलुलर सेल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्टेप बाय स्टेप डेवलप होने लगे। ठीक है, फिर ऑल दो चेंजेस वे स्लो एंड ग्रेजुअल, स्लो भी थे और ग्रेजुअल भी थे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहे थे। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज एट मोस्ट 300 crore years. Changes and development in living organism had been all round and multi-dimensional, and this led to evolution of different types of organisms. ठीक है, मतलब अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए वो फिर स्टेप बाय स्टेप मल्टीसेलुलर बने, मल्टीसेलुलर से अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फिर डेवलप होते गए। ठीक है, हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग different structural and functional organization is called as evolution. Now peek into the history. Many philosophers and religious scholars have written their views about formation of life. There seems to be a thorough discussion over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek, etc. Various cultures have noted different types of information about planets, stars and Pancha Mahabhuta.
living organisms etc. in the form of poetry, stories and religious sacred books, है ना। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो धर्मगुरु है या फिर जो भी रिलीजियस गुरुज है अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वो ये इवोल्यूशन जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो अपने अपने हिसाब से इन सब चीजों का रिलेशन लगाते हैं। इवोल्यूशन कैसे हुआ वो बताते हैं, इसको रिलीजियस टच देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने भी रिलीजियस वर्ल्ड पे अवेलेबल है वो अपने पोएट्रीज में, स्टोरीज के हिसाब से या फिर रिलीजियस और सैक्रेड बुक्स में ये इवोल्यूशन कैसे हुआ वो अपना रिलीजन्स अटैच करके बताते हैं। ठीक है, हम भी बोलते हैं बहुत बार कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये गॉड से हुआ है, गॉड ने पूरा सारा अर्थ इवॉल्व किया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ पे है, ह्यूमन बींग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स गॉड ने इवॉल्व किए हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस इन सारी बातों को नहीं मानता है। साइंस का एक स्पेसिफिक इवोल्यूशन का प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया अभी। तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुआ ये फिर से एक बार बताता हूं कि जो ओशनिक वाटर है ये वाटर में क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का एक दूसरे के साथ में रिएक्शन होके एक प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ। ठीक है, एक प्रिमिटिव सेल इससे फॉर्म हो गई और इस प्रिमिटिव सेल से फिर क्या हो गया, इसमें और डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, फिर ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल थे इनका भी एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल फॉर्म हो गया। फिर एक यूनिसेलुलर प्रॉपरली डेवलप यूनिसेलुलर सेल फॉर्म हो गई। ठीक है, फिर यूनिसेलुलर सेल जो है इन्होंने और रिएक्शन इनमें हुई और इनसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, रिमेंबर अगेन इट्स अ ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए। ठीक है, फिर ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है फिर इनसे धीरे धीरे फिर प्लांट्स इवॉल्व हुए, फिर एनिमल्स इवॉल्व हुए। ठीक है, फिर एनिमल्स में भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस हमको दिखते हैं, वो सारे स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हो गए। फिर अभी हम लोग दिखते हैं कि इतने सारे स्टेप्स के बाद में क्या हो रहा है, पूरे अर्थ पे बहुत सारे क्रॉर टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सारा इवोल्यूशन पूरे अर्थ पे हुआ। अभी इसके हम लोग देखने वाले हैं एविडेंसेस, मतलब ये जो इवोल्यूशन हुआ इसको क्या क्या एविडेंसेस है, क्या क्या प्रूफ्स है। ठीक है, ये स्लाइड पे जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वो भी मैं नहीं पढ़ूंगा। हम सीधा जाते हैं अभी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे। ठीक है, अभी एविडेंसेस क्या है, तो एविडेंसेस मतलब प्रूफ्स होता है ये जो इवोल्यूशन है ये इवोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे हुआ। मतलब जैसे हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर जिससे धीरे धीरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और आज भी इवोल्यूशन का ये स्टेप्स पूरा कंटिन्यू है। ठीक है, तो जब कोई साइंटिस्ट ऐसा एविडेंस थ्योरीज एक्सप्लेन करते हैं, कुछ पॉस्टुलेट्स देते हैं, तो उसको उनको एविडेंसेस बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो डार्विन्स को भी कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले, वो एविडेंसेस हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड इज एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड इज वेस्टिजियल ऑर्गन जिसके बारे में हमने पहले स्लाइड में देखा था, विजडम टीथ है, राइट। और जो भी अपेंडिक्स हमने देखा था वो अपेंडिक्स सारी चीजें अभी ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आती है, वो हम लोग देखने वाले हैं। देन वी हैव टू सी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये भी हम देखेंगे। देन वी हैव टू सी कनेक्टिंग लिंक्स, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कनेक्टेड है वो भी हम लोग देखेंगे। देन वी हैव टू सी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, मतलब ये जो जितने भी एविडेंसेस है इस एविडेंसेस से हमको क्या समझता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, मतलब क्या कि जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कोई तो एंसेस्टर है। ठीक है, वो कोई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ये जो इवोल्यूशन है इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो स्टडी करने के लिए कुछ एविडेंसेस थे
मॉर्फोलॉजी स्टडी किया, एनाटॉमी स्टडी किया, वेस्टिजियल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स हमको दिखे, पैलेंटोलॉजी स्टडी किया, कनेक्टिंग लिंक्स देखे और एम्ब्रियोलॉजी का भी स्टडी किया। फिर उससे कुछ एविडेंसेस मिले, जो एविडेंसेस हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, जिसका फर्स्ट एविडेंस है देखो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग पहले आपको समझना चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर, राइट। एक्सटर्नल कैरेक्टर मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नली ह्यूमन और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखते हैं उसका स्टडी, उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जितने भी देखो यहाँ पे डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और यहाँ पे जितने डायग्राम्स दिखते हैं उनका अगर एक्सटर्नल फेस हम लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमको आइडेंटिकल दिख रहा है, 100% सेम नहीं है। जैसे कि ये फेस देखो, ये कोई एनिमल है, ये है, सारे बुक्स के डायग्राम से इनका अगर फेस आप लोग देखेंगे, एक्सटर्नली देखेंगे तो सारे एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, नॉट 100%, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर है। इनका अगर अलग से ऑर्गन देखेंगे, फॉर एग्जांपल ईयर्स देखेंगे, आईज देखेंगे, माउथ का स्ट्रक्चर है, लेग्स है, हैंड्स है, ठीक है, उनके ऊपर हेयरी स्ट्रक्चर है, जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स है, कैरेक्टर्स है, वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये तो हो गया एनिमल्स के रिलेटेड। अगर हम लोग प्लांट्स के रिलेटेड देखेंगे तो भी हमको सेम चीज देखेंगी, जैसे कि उनके लीव्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखते हैं, स्टेम है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, एटलीस्ट उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो तो हमको सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रूफ हुआ, एविडेंस हुआ इवोल्यूशन का कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इवॉल्व फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते, यहाँ पे क्या दिया देखो, वेरियस सिमिलैरिटीज स्ट्रक्चर्स लाइक आईज, नॉस्ट्रिल्स, ईयर पिन्नी, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी आर सीन इन द एनिमल्स, है ना। मैंने आपको बताया बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो सेम दिखते हैं। प्लांट्स का देखेंगे तो लिप का शेप, राइट, लिप का वेनेशन, पेटियोल्स, ये सारे प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स है। तो ये हमको देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमको इसमें दिखती है। ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट, इट्स अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, इट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सेकेंड फीचर देखते हैं, दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, अभी एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल फीचर, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी देखा, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है कि एक्सटर्नली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली वो कैसे दिखते हैं। लेकिन एनाटॉमी में क्या स्टडी होता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मींस द ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट सी, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो बॉडी के अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी अगर स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का, प्लांट्स का, तो उसमें भी हमको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखती है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया है, ह्यूमन का हैंड दिया है, फोरलेग ऑफ ऑक्स है, पैटाजियम ऑफ बैट है, फ्लीपर ऑफ वेल है, जितने भी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंट हमको दिखेगा। ठीक है, लेकिन इंटरनली हम देखेंगे तो इनके बहुत सारे जो बोन्स के स्ट्रक्चर्स है, इंटरनल फिंगर्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बहुत सारा सिमिलैरिटीज इसमें हमको दिखता है। सो इसका भी मीनिंग वही हो रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्टेंट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये हुआ इसका सेकेंड प्रूफ, दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड प्रूफ, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा था, डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब क्या होता है कि डिजेनरेटेड ऑर्गन है, अंडर डेवलप है, यूजलेस है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं कि वो यूजलेस है, उनका यूज नहीं है, लेकिन वो हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि हमने देखा विजडम टीथ है, अपेंडिक्स है, ये ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं, हम उनका यूज नहीं कर रहे लेकिन वो होते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सडन डेवलपमेंट्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म को खुद को अचानक से डेवलपमेंट करना पड़ता है,
तो वो पूरे बॉडी में डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, उनका कुछ ऑर्गन्स होता है, उनमें धीरे 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 डेवलपमेंट होती है, और यही सारी चीजें इवोल्यूशन में हुई। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में ऐसे हैं कि जिनका धीरे धीरे यूज कम हुआ, उसको हमने यूज नहीं किया, तो ऐसे ऑर्गन जो है वो अभी भी हमारे बॉडी में है। ठीक है, हमारे मतलब इन ह्यूमन बींग्स एंड इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ठीक है, मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन, हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अपेंडिक्स है, वो अपेंडिक्स ह्यूमन बींग्स में अभी यूजफुल नहीं है। ठीक है, बट दैट अपेंडिक्स इज नाउ यूजफुल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो लोग पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, ग्रासरूट मटेरियल खाते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उस अपेंडिक्स का यूज होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट। सो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर स्ट्रक्चर्स टू डिसअपियर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको डिसअपियर होने को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, इतना इजीली वो जाता नहीं है। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। Such a organ, though non-functional in certain organisms, it may be functional in other organisms. ठीक है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को डिसअपियर होने में टाइम लगेगा। वो स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मैंने अपेंडिक्स का एग्जांपल बोला, यूजफुल नहीं है, बट दैट स्ट्रक्चर कैन बी यूजफुल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। सो ऐसे बहुत सारे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन साइंटिस्ट ने स्टडी किए और उससे ऐसा समझा, ये प्रूफ हुआ कि दिस एविडेंस सेज दैट कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्टेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। यहां पे देखो दिया है अगेन, अपेंडिक्स का ही एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया था। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अपेंडिक्स है, राइट। ये विजडम टीथ्स है जो ह्यूमन बींग्स में है, ईयर पिन्नास है, ईयर मसल्स है, जो ह्यूमन बींग्स में अभी यूजफुल नहीं है, बट दैट ऑर्गन्स आर यूजफुल इन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स में वो यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हाउ कैन वी टेल दिस। ठीक है, हम लोग बोलते आ रहे हैं अभी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये अर्थ पे इवॉल्व हुए, राइट। तो ये हम लोग कैसे बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, हम लोगों को कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले, साइंटिस्ट लोगों को ऐसे कुछ फॉसिल्स मिले जिससे हम लोग बोलते हैं कि इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ये जो फॉसिल्स होते हैं ये फॉसिल्स पैलेंटोलॉजी में स्टडी होते हैं। ठीक है, अब ये फॉसिल्स कहां से निकालेंगे, देखो जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, राइट। रेमनेंट्स एंड इंप्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, राइट। बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज अर्थ पे चलते हैं, इसके पहले भी थे जिसमें अर्थक्वेक है, फ्लड है, वोल्केनो है, राइट। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड होते हैं, उनकी डेथ होती है, तो उनके जो रेमनेंट्स हैं, उनके इंप्रेशंस है वो अंडरग्राउंड बरीड हो जाते हैं। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी में ऐसे सारे फॉसिल जो है इनका स्टडी होता है और साइंटिस्ट लोगों को ऐसे बहुत सारे फॉसिल्स मिले कि जिससे ये प्रूफ मिला कि लाइफ इज एग्जिस्टेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। यहाँ पे देखो ऐसे कुछ फॉसिल्स आपको दिख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, फिशेस है, ह्यूमन बींग्स है, क्रीपर्स है, राइट। डिफरेंट फॉसिल्स हमको स्टेप बाय स्टेप्स मिले, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। पैलेंटोलॉजी में ये जो स्टडी की जाती है फॉसिल्स की, उसका एक मेथड है दैट इज कार्बन डेटिंग मेथड। अब ये कार्बन डेटिंग मेथड से हमको ये पता चलता है कि कौन से फॉसिल्स पहले आए, कौन से फॉसिल्स बाद में आए, उनका जो ग्रेजुअल चेंजेस था, वो ग्रेजुअल चेंजेस से फॉसिल्स का स्टडी करने से हमको अच्छे से समझता है। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। अभी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा समझ लो। कार्बन के देखो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है C14
और दूसरा होता है C12। ठीक है, अब ये जो C14 होता है ये है रेडियो एक्टिव। ठीक है, मतलब ये हाईली एक्टिव होता है और आफ्टर डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कार्बन जो है वो रिलीज हो जाता है और वो नाइट्रोजन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो C12 होता है दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये वो डेड बॉडी में वैसे ही पड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनका जो प्रोपोर्शन है कार्बन का डेड बॉडीज में वो स्टेबल रहेगा और C14 का जो प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा। वो डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि वो नाइट्रोजन के फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव है इसके लिए। ठीक है, तो फिर C14 और C12 इनका प्रोपोर्शन ऑब्वियसली क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद में इनका रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये रेशो कैलकुलेट करने के बाद में हमको पता चलता है कि कौन से फॉसिल्स पहले आए, कौन से फॉसिल्स बाद में आए। फिर उससे हमको इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस प्रूफ मिलता है। ठीक है, ये आपके हिसाब से ये आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको कार्बन डेटिंग मेथड एक्सप्लेन की, बुक में भी दिया है। इट इज यूज इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमिनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। वो फॉसिल्स का एज कितना है, ठीक है, कितने सालों से वो फॉसिल्स वहां पे है, कौन से पहले आए कौन से बाद में आए, ये हमको कार्बन डेटिंग मेथड से समझता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉसिल जो है वो पैलेंटोलॉजी में स्टडी किए गए और वो स्टडी से हमको एक क्रोनोलॉजी जो है वो मिली। वो कैसे क्रोनोलॉजी है वो जरा देख लेते हैं। ये जो फॉसिल्स है ये फॉसिल स्टडी करने के बाद में हमको समझा कि सबसे पहले तो हमको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें यूनिसेलुलर सेल पहले इवॉल्व हुई, राइट। फिर ये जो यूनिसेलुलर सेल्स है ये कहां पे इवॉल्व हुई, तो ये वाटर में ऑब्वियसली इवॉल्व हुई, राइट। उनके कुछ फॉसिल्स मिले, फिर इनमें कुछ रिएक्शंस हुए, फिर इससे क्या हुआ, इन्वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए जिनमें पाइसेस वगैरह आते हैं, राइट। फिर इसके बाद में कुछ एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, राइट, जो लैंड में रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। उसके बाद में रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, राइट, और उसके बाद में बर्ड्स एंड मैमल्स इवॉल्व हुए। ठीक है, और ये जो सारा स्टडी था ये सारा स्टडी कहां से आया, तो ये आया फॉसिल से, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सारे फॉसिल्स पैलेंटोलॉजी में स्टडी किए गए और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुए, ऐसा एक स्पेसिफिक एविडेंसेस इसमें हमको मिले। ठीक है, उसका बाद का जो एविडेंस है दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, अभी एम्ब्रियोलॉजी तो हमको पता है, पिक्चर से भी हमको समझ रहा है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, व्हेन मेल एंड फीमेल कम्स टुगेदर दे फॉर्म्स एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो का एक डेवलपमेंट होता है और वो डेवलपमेंट देखने के बाद में उनके कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस है, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे, देखो फिश है, सैलामेंडर है, टॉर्टोइज है, चिक है, पिग है, काफ, रैबिट और मैन। इनका सबका अगर हम लोग एम्ब्रियो स्टडी करेंगे तो इनमें बहुत सारी हमको सिमिलैरिटीज दिखती है, जस्ट लाइक एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ऐसा ही एक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है। इनका स्टडी करने के बाद में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमको इसमें मिली। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में भी इसके इतने सारे सिमिलैरिटीज है, इससे हमको समझता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा इवोल्यूशन से रिलेटेड सारे स्टेप्स, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका क्या क्या एविडेंसेस थे, ये सारी चीजें हमने इसमें अच्छे से डिस्कस की। थोड़ा सा थेरोटिकल टॉपिक था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड करके देखो, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ जाएंगी और पूरा प्रोसेस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूमन इवोल्यूशन का डिटेल में सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।